integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट 8। मैं लोकेश मोटवानी आपका वापस स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेट 8 पर। अपन आरसीसी डिज़ाइन देख रहे थे। आरसीसी डिज़ाइन में अपन ने पिछले लेक्चर में देखो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और वो क्वेश्चन कहां तक कर दिए थे अपन ने? वो क्वेश्चन अपन ने कर दिए थे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, फ्लेक्चर, ठीक है, शियर, टॉर्शन, स्लैब, बीम, यहां तक। मतलब अपन ने कंप्लीट लू, मतलब ये कह सकते हो आप 60 to 65% अपन ने सिलेबस अभी तक कर दिया है आरसीसी का। अब क्या बचता है? डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, जो आज अपन करने वाले हैं, कॉलम और फुटिंग्स, और बाकी जो दूसरी सेकेंडरी चीजें हैं जैसे टैंक्स हुआ, फुटिंग हुआ, ठीक है, ये सब छोटी चीजें, रिटेनिंग वॉल हुआ, ये सब, ठीक है। तो मतलब देखो 65% सिलेबस अपन ने कंप्लीट कर लिया है आरसीसी का। और आज एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम, हर अपने एग्जाम देख लो, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, गेट हो लो, ईएस ले लो, ठीक है, एसएससी जेई और राजस्थान जेई जूनियर इंजीनियर एग्जाम में तो आना ही आना है, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है डिजाइन ऑफ कॉलम। डिजाइन ऑफ कॉलम कौन सा? आरसीसी कॉलम, ठीक। स्टील की बात अपन स्टील में करेंगे, ये वाला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर ओनली आरसीसी कॉलम, ठीक है। तो देखो कॉलम क्या होता है, सबसे पहले सबको पता है कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। कॉलम क्या होता है? एक कंप्रेशन मेंबर होता है। चलो मान लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कंप्रेशन मेंबर का? मतलब जैसे अपन ने बीम को जो हमारी बीम था और जो हमारी स्लैब थी, वो मेजरली उसमें क्या आते थे? बेंडिंग मोमेंट्स आते थे, तो हमने उसको बोला कि फ्लेक्शन मेंबर, ठीक है। इधर क्या आएगा? जो कॉलम होता है, कॉलम पहली बात तो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वर्टिकल मेंबर्स होते हैं। ये मैंने इधर एक कॉलम बनाया है, ठीक है, और उसके ऊपर से लोड आता है, कंप्रेसिव लोड आता है, ठीक है। कंप्रेशन क्या होता है? अगर ये एक क्यूब है, दोनों साइड अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है, देखो ये दोनों ऊपर से और नीचे से दब रहा है, ठीक है, ये मार्कर है, एक ऊपर से एक नीचे से, दोनों फोर्स दब रहा है, ठीक है, एक इधर से, दोनों उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कंप्रेशन सीधी बात है, आपको सबको पता है, ठीक है। अपन ने सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ी ली है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन ने कॉलम देख ही लिया था पहली बार, ठीक है। तो बात आती है कि सर एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, वर्टिकल मेंबर हुआ, पहली बात तो ये वर्टिकल मेंबर, और इस पे कौन से लोड आते हैं? सर अब ये बोलो सर, आपने तो ऊपर से और नीचे से बोला, अगर ऊपर से लोड आ रहा है तो यहाँ फाउंडेशन रिएक्शन भी तो लगाएगी, ठीक है, ये फाउंडेशन का भी तो रिएक्शन फोर्स आएगा। तो ये जो वर्टिकल मेंबर हुआ, ये वर्टिकल मेंबर क्या करना चाहेगा? ये मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी बताया है, ठीक है। इसके फेलियर या तो ये बकल हो जाएगा, या तो ये क्या हो जाएगा? बकल हो जाएगा, या ये क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल टूट जाएगा, क्रशिंग हो जाएगी, ठीक। तो ये तो अलग बात है, बट अब मैं यहां बात कर रहा हूं कि कॉलम अपना क्या है? कंप्रेशन मेंबर है, ओके, माना। और जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ भी, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, बट अपन को अभी देख लो कि एल इफेक्टिव शुड बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब ये क्या नई चीज आई? लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। मान लो ये एक कॉलम है, ये कॉलम है, ये तो आप सामने से देख रहे हो, इसका एक अगर आप ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा? क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ठीक है। ये एक लेंथ इसकी मान लो बी है, एक साइड मान लो बी है, और इसकी एक साइड मान लो डी है, ठीक। इन दोनों में से जो लीस्ट होगी, बी और डी में से, भाई ये डायमेंशन तो लीस्ट होगी नहीं, लेंथ तो इसकी लीस्ट होगी नहीं, ठीक है। कौन सा लीस्ट होगा? या बी या डी, इन दोनों में से ही कोई एक छोटा होगा। इन दोनों में से या तो, अगर स्क्वायर कॉलम है तो दोनों एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इन दोनों में से कम है उसको मैं क्या नाम दूंगा? लीस्ट लेटरल डायमेंशन। और जो मेरी इफेक्टिव लेंथ है, जो मेरी ये क्या है? एल, ये अनसपोर्टेड लेंथ कहलाएगी, अनसपोर्टेड लेंथ, ठीक। अभी मैंने यहां सपोर्ट्स नहीं लगाए हैं, सिर्फ अनसपोर्टेड लेंथ है, ओके। ये एल इफेक्टिव मैं बताऊंगा आगे, कोड में भी, कोड की वजह से भी बताऊंगा, जो कोड में वैल्यूज दी हुई है वो भी बताऊंगा, और कैसे आती है वो भी बताऊंगा। वैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन देख चुका है ये सब चीज, वापस रिवीजन हो ही रहा है अपना, ओके। तो ये जो एल है ये तो अनसपोर्टेड लेंथ है, बट मैं ये क्या बोल रहा हूँ? एल इफेक्टिव लेंथ अगर जो 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल, ये कम से कम 5 बार सवाल आ चुका है, सिर्फ यही है क्या कि एल इफेक्टिव शुड बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो ही क्या कहलाएगा? मेरा ये कॉलम कहलाएगा। याद आई? मतलब ये कॉलम के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? ये तो है ही है,
बात समझ आई? आरसीसी कॉलम की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। अब बोलोगे सर अगर ये नहीं है तो, अगर ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा नहीं है, कौन? हमारी लेंथ, तो इफ एल इफेक्टिव लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स, मैं बी लिख रहा हूं, ठीक है, बी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तुम समझ जाना ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, तो इसको कहलाएगा पेडेस्टल। क्या कहलाएगा? पेडेस्टल। ओके, तो ये भी पूछा जाता है कि पेडेस्टल क्या होता है। पेडेस्टल भी एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है बट कॉलम नहीं होता। ओके, पेडेस्टल की क्या होगी? लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो 3 टाइम्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन है वो हमारी एल इफेक्टिव से ज़्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगी। ये एक छोटी सी बात है, ठीक। यहाँ पर अपन ने ये देख लिया। चलो अब बात आ रही है कि सर अपन ने लिमिट स्टेट पढ़ा था, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, क्या क्या पढ़ लिया? फ्लेक्सर पढ़ लिया, शियर पढ़ लिया, टॉर्शन पढ़ लिया। अब यहाँ किसकी बात आएगी? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कंप्रेशन की बात आएगी। ओके, अपन WSM से भी देखेंगे, टेंशन मत लेना कि सर अपन सिर्फ लिमिट स्टेट चल रहा है, ठीक है। WSM से भी क्वेश्चन आ गया तो कुछ नहीं, देखो प्रोसीजर सब कुछ सेम होता है, हर थ्योरी में लगभग चीजें सब सेम है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो अपन देखते जाते हैं। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं सर कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कंप्रेशन, ठीक है, शियर फ्लेक्सर टॉर्शन अपन पढ़ लिया है अपन ने। अब कंप्रेशन की बात हो रही है क्योंकि जो हमारा कॉलम है वो क्या है? कंप्रेशन मेंबर है। तो अब हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन को फॉलो करेंगे। और ये किधर दिया हुआ है? IS 456-2000 हमारा क्या ग्रंथ आरसीसी का। तो IS 456-2000 को हमें फॉलो करना है। और इसमें पहली कंडीशन जो अब मैं अजम्पशन बोल रहा हूं या जो अपन डिजाइन में क्राइटेरिया यूज करते हैं, किसको फॉलो करता है? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कंप्रेशन को फॉलो करते हैं। और सबसे पहले वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन या मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन बोल दो, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट कितना लेना है अपन को? 0.002 लेना है। ओके, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज नॉट इक्वल टू 0.0035। बच्चों को बस रटा हुआ होता है दिमाग में कि 0.0035, ना ना ना, 0.0035 तो अपन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्शन में करते थे इन केस ऑफ बेंडिंग। ओके, और यहां क्या है? ओनली फॉर ओनली एक्सियल कंप्रेशन। इसको एक्सियल कंप्रेशन लिख दो पूरा का पूरा, ठीक है, एक्सियल, क्योंकि मेजरली जो कंक्रीट मतलब सॉरी कॉलम में लोड आते हैं वो एक्सियल लोड आते हैं। अपन ने बनाया था ना एक्सिस के अबाउट, ठीक है, अभी उसको भी उस पर भी वेरिएशन आएंगे, अपन सब देखेंगे, ठीक। तो पहला अजम्पशन तो ये बोलता है, इसको अजम्पशन ही मान लो कि ये एग्जैक्टली कोड में गिवन है कि जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट है वो हमें कितना लेना है? 0.002। और मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना लेना है बताओ? वही 0.45 FCK, ठीक है, ये वाला सेम है 0.45 FCK। और ये कैसे आता है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अपन 0.67 लेते हैं डिवाइडेड बाय 1.5, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें मिल जाता है 0.446 FCK। और अपन राउंड फिगर में 0.45 FCK मान लेते हैं, ठीक है। कहीं पर अगर 0.446 है तो ये भी सही है, और कहीं पे 0.45 FCK है तो ये भी सही है। मैक्सिमम क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। ओके, अब बात आती है कि सर अपन ने टाइप्स ऑफ कॉलम पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलम को डिजाइन कर रहे हैं तो कॉलम की टाइप्स भी तो पता होने चाहिए। कॉलम कैसे कैसे कितने कितने तरीके से होता है, कैसे क्लासिफाई होता है, वो देखते हैं। ओके, फिर अपन डिजाइन पे चलेंगे। पहले एनालिसिस तो करें कि लोड्स कैसे आते हैं, कितने स्ट्रेसेस अपन को लेने हैं, वही चीज है जैसे अपन ने बीम में पहले एनालाइज किया था, उसके बाद डिजाइन की थी। ओके, चलो, तो अगर मैं बोलता हूं टाइप्स ऑफ कॉलम्स, ठीक है, अब मैं किसकी वजह से बोल रहा हूं? लिख लो एज पर लोडिंग, ठीक है। लोडिंग की क्राइटेरिया अगर मैं मानूं, सिर्फ और सिर्फ लोड को मैं एक मेरा सेक्टर मानूं कि मेरे को इस लोड के फैक्टर कैसी कैसी लोडिंग आ रही है वो मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा मेरे कॉलम को। तो देखो, पहला ओनली फॉर ओनली एक्सियल लोड आ रहा है, ठीक है, ओनली फॉर ओनली कौन सा लोड आ रहा है? एक्सियल लोड आ रहा है। और कौन सी? एक्सिस के अबाउट, बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक लोडिंग, ठीक है, ना इधर ना इधर, बिल्कुल उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन बनाता हूं तो ये बिल्कुल मेरा पी कहां लग रहा है? यहां सेंटर पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? फर्स्ट टाइप ऑफ लोडिंग को दूसरे पेन से ले लेते हैं,
ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये सबको पता है। ओके, और ये इसको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट टाइप ऑफ लोडिंग ए कॉन्सेंट्रिक लोडिंग, कॉन्सेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। समझ में आ गई चीज? ये पहला पार्ट। अगर दूसरा अपन देखें, दूसरा, तो अगर ये ही सेम एक्सियल लोड क्या हो, इसकी एक्सिस पे ना लग के कहीं ई डिस्टेंस पे लग जाए, यहां लग जाए, भाई है तो अभी भी एक्सियल फोर्स, है तो अभी भी एक्सियल फोर्स, बट इसकी एक्सिस पे ना लग के क्या लग रहा है, थोड़ी डिस्टेंस पे लग रहा है। भाई लग तो कॉलम पे ही रहा है, तो अब बताओ ये P इंटू ई एक मोमेंट देगा, यहां P इंटू ई का देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो मैं अगर इसको मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, इसी का क्रॉस सेक्शन देखूं, तो इसका क्रॉस सेक्शन चलो यहां देख लेते हैं। इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, ये एक्सिस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मान लो, तो ये जो फोर्स लग रहा है ना P, वो यहां लग रहा है, इधर, ठीक है। और ये भी देखो जो क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट ही है, सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट तो अभी भी सिमेट्रिक है। तो एक ही यूनिएक्सियल मोमेंट लग रहा है इधर, सिर्फ P इंटू ई का, ये E ले लो, ठीक है, और यहां पे लग रहा है P, तो P इंटू ई का यूनिएक्सियल लोडिंग। अभी देखो बाई एक्सियल भी आएगा, क्योंकि ये पॉइंट यहां पर भी तो आ सकता है कहीं, ठीक है। ये दिखने में यहां से देखोगे तो दोनों सेम दिखेगा, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। ओके, तो ये वाला कौन सा है कि एक्सियल प्लस यूनिएक्सियल बेंडिंग, ठीक है, एक्सियल, एक्सियल लोडिंग, या इसको इसेंट्रिक लोडिंग बोल दो ना सीधे का सीधे, यूनिएक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग, ठीक है, यूनिएक्सियल, यूनिएक्सियल इसेंट्रिक, ये नाम वर्ड आया ना इसेंट्रिक, ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के अलोंग, ठीक है, पैरेलल नहीं अलोंग, एक्सिस के अलोंग। और यूनिएक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग मतलब किसी डिस्टेंस ई पर क्या लग रहा है, हमारा एक्सियल लोड लग रहा है। ओके, तो ये अपन ने इसका क्रॉस सेक्शन देखा, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, यूनिएक्सियल की। अगर मैं बाईएक्सियल की बात करूं तो फिगर तो सेम है, फिगर यहां पर बाईएक्सियल का भी यही बनेगा अगर आप सामने से देखोगे, बट सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज आएगा, क्रॉस सेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है। यानी कि ये कहीं यहां लग रहा होगा, इधर लोड लग रहा होगा, ठीक है। तो यानी एक्स एक्सिस में भी आ जाएगा और वाई एक्सिस में भी, ई वाई भी आ जाएगा और ई एक्स भी आ जाएगा, और ये मेरा P लग रहा है, ठीक। तो ये देखो दो मोमेंट जनरेट होंगे, P इंटू ई वाई और P इंटू ई एक्स, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट बात करूं, लोड ऐसे लग रहा है तो P इंटू ई, इसकी बात करूं तो P इंटू ई वाई, P इंटू ई एक्स, P इंटू ई वाई, दो मोमेंट आ जाएंगे अलग अलग एक्सिस के अलावा, ठीक है। तो इसको मैं नाम दूंगा बाई एक्सियल, बाई एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग। ये टाइप ऑफ कॉलम देख लिया अपन ने, ये टाइप ऑफ लोडिंग ही समझ लो। ओके, अब अपन देखेंगे टाइप बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टाइप है, हमारा जो कॉलम अपन इसको क्लासिफाई करते हैं इसी क्लास से करते हैं, किससे, बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। ये अपन ने कहां पढ़ा था, स्लेंडरनेस रेशियो वर्ड याद करो, अपन ने सॉम में पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था, ठीक है। बेस्ड ऑन, मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन व्हाट, स्लेंडरनेस रेशियो। और हर बच्चे को पता है कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, बताने वाला हूं मैं भी, टेंशन मत लो, ऐसा मत समझना कि सर ने बताया नहीं, सब कुछ बताऊंगा जीरो से एकदम। मैं तो ये मान के चलता हूं कि आप पढ़ रहे हो तो पहली बार मेरा लेक्चर आप पहली बार देख रहे हो। ओके, तो आ जाओ। ये लगभग बेसिकली ये दो टाइप से में होता है। पहला शॉर्ट कॉलम और सेकंड लॉन्ग कॉलम, ठीक है। नाम से पता चल रहा है शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, यानी कि जो स्लेंडरनेस रेशियो होगा मेरा शॉर्ट कॉलम का वो कम होगा, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है अभी बताऊंगा, जस्ट रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू दी लेटरल डायमेंशन। ओके, तो बात आती है कि सर शॉर्ट कॉलम में जो मेरा स्लेंडरनेस रेशियो होता है, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो को मैं लैम्डा से डिनोट कर रहा हूं, स्लेंडरनेस रेशियो को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, लैम्डा से, ठीक है। ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 12। और अगर मेरा लॉन्ग कॉलम है, अभी इसको यहां इतना ही रहने दो, लेस देन इक्वल टू, तो ये होता है लेस देन
इक्वल टू 60 एंड ग्रेटर देन 12, यानी 12 to 60। अब ये 60 भी कहाँ से आया वो भी बताने वाला हूँ। IS कोड कहता है जो हमारा लॉन्ग कॉलम है उसके लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है 60, इसीलिए मैंने यहाँ 60 ले रखा है। ओके, RCC कॉलम के लिए, ओनली RCC कॉलम। ओके, अच्छा अब बात आती है सर ये आपने लेस देन तो लिखा, इसकी ये वाली बताओ लिमिट, इसकी ये बड़ा किससे होगा? अपन ने देखा था पेडेस्टल क्या था कि L इफेक्टिव लेस देन 3 टाइम्स व्हाट लेटरल डायमेंशन, देखा था। तो ये लेटरल डायमेंशन को तो डिवाइड करके अपन क्या बोलते हैं, ये L/B ले लो, लेस देन इक्वल टू 3, ये पेडेस्टल बोला था अपन ने इसको। और अगर शॉर्ट कॉलम है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा। क्लियर? क्योंकि अगर लेस देन 3 हो गया तो वो पेडेस्टल है, कॉलम है ही नहीं। तो शॉर्ट कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो 3 होगा मिनिमम और मैक्सिमम 12, और यहाँ पर लॉन्ग कॉलम के लिए 12 से बड़ा और 60 से छोटा या उसके बराबर। ठीक, अब बात आती है सर ये लैम्डा क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडर रेशियो लिख दिया क्या मैंने, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा, ये होता है हमारा किसका रेशियो, इफेक्टिव लेंथ। अभी इसके बाद जस्ट इफेक्टिव लेंथ बताने वाला हूं बेटा। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय व्हाट, लेटरल डायमेंशन। और कौन सी वाली, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ये तो अब सबको पता है। ओके, ये सबको पता है। चलो अब बात समझ में आती है कि सर अपन ने ये भी देख लिया क्या कि शॉर्ट कॉलम जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 3 से ज्यादा और 12 से कम, लॉन्ग कॉलम 12 से कम, सॉरी 12 से ज्यादा और 60 से कम। ये 60 कौन बोलता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि IS कोड हमारा क्या रिकमेंड करता है, लॉन्ग कॉलम की मैक्सिमम लिमिट क्या है स्लेंडरनेस रेशियो की, 60। ठीक, और शॉर्ट कॉलम के लिए लिमिट कितनी है, 3 to 12। ये सब एक एक सवाल है। क्लियर? चलो अब इफेक्टिव लेंथ पे आ जाते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अब जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले पार्ट में, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है, बट उसमें यूलियर्स थ्योरी अपन ने की थी। यहां पर अपन ने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स यूज करेंगे, कंप्रेशन। ओके, तो अब बात आती है सर इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, अब जो इफेक्टिव L इफेक्टिव है ना, वो L इफेक्टिव वो अपन ऐसे डिनोट करेंगे। और जो IS 456 है, IS 456 टेबल नंबर, IS 456 टेबल नंबर 28 में है ना, कहाँ गई, ये रही टेबल 28 ऑफ IS 456 2000। यहां से हम डायरेक्ट वैल्यूज देख सकते हैं हमारी अलग अलग कंडीशंस के लिए, अलग अलग इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू। ओके, बट मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 है उन जो एग्जाम में सीधे सीधे आती है मैं वो बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे काम की चीजें हैं वो। ठीक, मैं यहां पे बनाऊंगा कंडीशन, यहां पे बनाऊंगा कंडीशन, यहां लिखूंगा L इफेक्टिव जो एक्चुअल आती है, एक्चुअल में कितनी होती है, और यहां लिखूंगा जो IS कोड रिकमेंड करता है वैल्यू। ठीक है, जो हमें यूज करनी है फाइनल, L इफेक्टिव। ठीक है, पहला फर्स्ट, अगर पहला केस क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों एंड्स क्या हो, फिक्स्ड हो, यानी इसमें जो आप थ्योरी पढ़ोगे ना, जो आप इसकी टेबल खोल के देखोगे, टेबल नंबर 28, उसमें लिखा हुआ है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। यानी यहां पर डेल्टा भी 0, थीटा भी 0, यानी ये कौन सा सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट, दोनों के दोनों। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं अच्छे से बहुत। तो बताओ यहां पर डेल्टा 0 होता है, थीटा भी 0 होता है, और इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। तो जो L इफेक्टिव होती है, अब L इफेक्टिव हकीकत में होती क्या है, अपन ने ये तो ठीक है, ये सब वैल्यूज तो जाए भाड़ में, ये तो अपन याद कर लेंगे, बट इसका क्या एक्चुअल में ये L इफेक्टिव है क्या भाई? L इफेक्टिव ये होती है कि जो हमारी पॉइंट ऑफ, जहां पर हमारा क्या हो रहा है, कर्वेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको मैं अगर ढंग से बताऊं यहां पर, ठीक, ये मेरा फिक्स्ड एंड है, ये भी एक फिक्स्ड एंड है,
तो यहाँ पर ये 0 रहेगा, ये कर्वेचर बदला, ये फिर कर्वेचर बदला और यहाँ पे फिर 0। तो ये लेंथ जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है, ठीक, और फिर वापस यहाँ पर अगेन यहाँ चेंज हो रहा है, तो इस लेंथ को मैं नाम दूंगा एल इफेक्टिव। और देखो अगर जब दोनों फिक्स्ड है तो ये अगर लेंथ एल थी, अनसपोर्टेड लेंथ, ठीक है, जब तक मैंने सपोर्टेड नहीं लगाया था तो एल थी, तो अगर अनसपोर्टेड लेंथ एल है तो ये एल से कम आएगी, दिखती बात है। और कितनी आती है, ये आती है L/2, ठीक है, 0.5L, 0.5L बोलो या L/2 बोलो। ये अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत अच्छे से देखा था। जिसने ये चीज़ जिसको समझ में नहीं आई है वो सारे के सारे आप देखो, हर केस, अभी मैं सारे केस बताऊंगा, सबके लिए एक एक ऐसा नहीं समझाने वाला, फिर भी चलो एंड में एक बार जब से सारा हो जाएगा फिर बता दूंगा। ओके, तो इसके लिए ये वैल्यू कितनी होती है, ये अब सबको टेबल में गिवन है बेटा, ये आप टेबल खोल के देखना, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेबल है, इसमें इधर नहीं आ सकती थी इसलिए मैं नहीं लेके आया हूँ टेबल। ओके, तो इसकी वैल्यू होती है 0.5L होती है, जो एग्जैक्ट अभी देखा अपन ने, बट कोड बोलता है कि नहीं 0.65L ले लो, ठीक है। क्वेश्चन दोनों आएगा, आईएएस कोड कितना बोल रहा है और एक्चुअल कितना बोल रही है। अगर ऑप्शन में 0.65 नहीं है तो अपन क्या लगाएंगे, 0.5 नहीं है तो 0.65। यहाँ कंफ्यूजन होता है कि आईएएस कोड ने तो बोला है कि 0.65, बट अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सॉम में अपन ने इतना पढ़ा था, ये वैल्यू ली नहीं थी, मैंने वहाँ पर भी जानबूझ के नहीं बताई थी ये वैल्यू, क्योंकि ये आरसीसी में आ रही है तो आरसीसी में ही यूज़ करेंगे। तो 0.65L किस केस के लिए, व्हेन बोथ एंड्स आर इफेक्टिवली हेल्ड इन व्हाट पोजीशन एंड रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। ये एग्जैक्ट यही लाइन लिखी हुई है आपके कोड में। ओके, सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन, अगर मेरा एक एंड हिंज होता है या पिन होता है और दूसरा फिक्स होता है, ठीक, तो जहां पर हिंज होता है वहां पर रोटेशन अलाउड होती है, बिल्कुल होती है। तो ये तो यहां पे तो ऐसा ही रहेगा पॉइंट ऑफ, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन यहां बनेगा जहां कर्वेचर चेंज होगा। तो ये लेंथ वापस देखो L से तो कम ही है, और कितनी कम होती है, ये L/√2 आती है एक्चुअल में, या 0.7L, ठीक है, जो L एक्चुअल होती है ये √2 है। ठीक, क्लियर, ये L इफेक्टिव बेटा, L इफेक्टिव कहां से कहां तक, यहां तक, और ये पूरी कितनी है, L है अनसपोर्टेड लेंथ। पर कोड क्या कहता है, कोड कहता है नहीं भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, आपने बोला कि एग्जैक्ट तो इतनी होती है, पर नहीं, हम कितना लेंगे, 0.8L लेंगे। क्लियर, अगर एग्जाम में ये दोनों आ जाए तो कौन सी लगाओगे, ये लगाओगे आरसीसी में कोड, क्योंकि कोड बोलता है 0.8L, ठीक है, बट दोनों कभी आएगी नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये थोड़ी लिखा हुआ है कि ये आरसीसी का है या ये सोम का है ना, कभी क्वेश्चन ये थोड़ी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट कौन सा दे रहा हूं मैं। चलो, और अगर ये दोनों एंड हिंज हो, मैं फटाफट बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा, ये दोनों एंड हिंज हो या पिन हो, तो मेरा कॉलम कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, बकल ऐसे होएगा। क्लियर, ये लेंथ L = L इफेक्टिव आ जाएगी, दोनों में L और L, सिंपल। क्लियर हो गया। और दूसरा, अगर मैं ले लूँ एक एंड फिक्स ले लूँ और एक ले लूँ फ्री बिल्कुल ही, तो ये ऐसे बनता है, और इसका दोनों का दोनों 2L और 2L आएगा। ये मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि कोड भी यही बोलता है और एक्चुअल भी यही लेंथ आती है। अगर ये क्या है, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, या वन एंड इज व्हाट हेल्ड इन रोटेशन एंड रेस्ट्रेन्ड इन पोजीशन बोथ, एंड अदर इज दोनों में नहीं है, ठीक है, अनरेस्ट्रेन्ड है और क्या है, इफेक्टिवली हेल्ड भी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ अलाउड है, रोटेशन भी अलाउड है और ट्रांसलेशन भी अलाउड है, तो 2L और 2L। क्लियर, चले नेक्स्ट। अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। अब मैंने बताया था ना कि टाइप्स ऑफ लोडिंग तो अपन ने देखी, अब टाइप्स ऑफ लोडिंग में ये जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कोड फिर अपनी कोडल प्रोविजन फिर अपने आएगा कि ये इसेंट्रिसिटी के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया होता है। ओके, तो मैं बात करता हूं मिनिमम इसेंट्रिसिटी की, मिनिमम इसेंट्रिसिटी की। अब ये मिनिमम वर्ड क्यों आ रहा है, ये मिनिमम वर्ड क्यों आ रहा है, देखो क्या होता है, अगर मैं जब ये कॉलम डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है, ये एक्सियल लोड के कारण ही डिजाइन कर रहा हूं, बिल्कुल, और कौन सा डिजाइन कर रहा हूं, अभी तो मैं मान रहा हूं कि सिर्फ क्या है,
कॉन्सेंट्रिक लोडिंग है, बिल्कुल इसके एक्सिस के अलोंग ही लोड लग रहा है। बट क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल है? जब मैंने फर्स्ट क्लास थी ना मेरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, जब मैं टाइप्स ऑफ लोड बता रहा था, तभी मैंने यही बोल दिया था कि कॉन्सेंट्रिक लोड नाम की कोई दुनिया में चीज होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट लोड, एक पॉइंट पे आप कैसे मान सकते हो कि वो पूरा लोड है? किसी ना किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है लोड। ठीक है, तो पहली बात तो ये कंडीशन ही हाइपोथेटिकल है कि कॉन्सेंट्रेटेड लोड नाम की कोई चीज भी होती है, यानी कि हमारे कॉलम में कुछ इसेंट्रिसिटी होती ही होती है। क्लियर? भले हम माने इसको कॉन्सेंट्रिक लोड है, बट एक इसेंट्रिसिटी होती ही होती है, और वो हम मान के चलते हैं हमारे डिजाइन में कि इतनी होगी, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। क्लियर? और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी बोलता है कोड। तो अगर बात आती है कि मैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्यों देता हूं, मतलब कैसे आती है, या तो जो आप मान लो एक्सीडेंटल, फर्स्ट कंडीशन बोलता हूं, एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी आ जाए भाई कहीं से, लोड्स में एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी कहीं कैसे भी आ सकती है, अपन को नहीं पता, या लेटरल लोड अपन ने डिजाइन में नहीं लिया, लेटरल लोड्स हमने ये हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्लॉज क्यों डालते हैं? इनके कारण, इसलिए डालते हैं। और या एरर्स, हम अपन ने जो बनाया है ना कंस्ट्रक्शन, वो गलत किया, एरर इन कंस्ट्रक्शन, यानी ये हमने एक्सिस इसने ढंग से नहीं मानी। ठीक, तो ये तो चलो छोटी चीजें हैं। अब एग्जैक्ट जो क्लॉज है ना अपन वो पढ़ते हैं, जो कोड सजेस्ट करता है। ठीक है, जो कोड सजेस्ट करता है अपन वो देखते हैं। तो कोड क्या बोलता है, मैं क्रॉस सेक्शन भी बना रहा हूं अब, ये कोड्स बोलेगा अब। ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो देखो दोनों एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी आनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि मैं क्या मानूंगा हमेशा, बाई एक्सियल मानता हूं ना। ये पी यहां लग रहा है, ई एक्स भी होगा और ई वाई भी होगा, ये ई एक्स, ये ई वाई। ओके, तो मिनिमम की बात करूं मैं, अगर यार मार्कर में इंक खत्म हो जाती है, मिनिमम की बात करूं अगर मैं, ई एक्स मिनिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन मिनिमम की बात करूं तो आएगा L/500 प्लस जो डायमेंशन है इसके अबाउट, ये डी एक्स ले रहा हूं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो डायमेंशन डी एक्स और जो वाई में ले रहा हूं वो डी वाई। ठीक है, दोनों, अब बी और डी को क्लॉज हटा दो। ठीक है, एक डी एक्स एक डी वाई, डायमेंशन इन एक्स डायरेक्शन, डायमेंशन इन वाई डायरेक्शन, dx/30 और 20 mm। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो बताओ इन दोनों में से कौन सी लूंगा? ये मैं पिछले लेक्चर में जब मैंने क्वेश्चंस करवाए थे ना आरसीसी में, तो ये चीज अच्छे से समझाई थी कि ये इनमें से विच एवर इज लेस और विच एवर इज मोर में कौन सी वैल्यू कब लेनी होती है, बताया था मैंने। ठीक है, तो यहां विच एवर इज ग्रेटर आएगा, मिनिमम वैल्यू है ना, तो मिनिमम वैल्यू में क्या लूंगा मैं, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मेरी मिनिमम वैल्यू आएगी, किसकी, इसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ओके, बात क्लियर? अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो सेम यही चीज रहनी है, बट यहां L/500 प्लस यहां डी वाई आ जाएगा अपॉन 30 और ये 20 mm का 20 mm, सेम विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है। ओके, अब बात करो सर ये L क्या है, ये L क्या है, L इफेक्टिव है या अनसपोर्टेड लेंथ है? ये L अनसपोर्टेड लेंथ है। L क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, चलो अब बात आती है सर ये तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, ओनली फॉर ओनली रेक्टेंगुलर कॉलम की बात हो रही है। अगर ये कॉलम रेक्टेंगुलर ना हो तो, ठीक है, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों की बात हो रही है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं ये ना रेक्टेंगुलर है ना कॉलम, कौन सा है, सर्कुलर है, तो ये हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होगी? ये भी देखो एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार, इसीलिए क्योंकि सिर्फ अपन को ये का यही याद होता है कि L/500 प्लस D/30 और कितना 20 mm, इन दोनों में से जो भी ज्यादा। बट एक्चुअल में जो फॉर नॉन रेक्टेंगुलर है, फॉर नॉन रेक्टेंगुलर या नॉन सर्कुलर की बात करूं, ठीक है, तो जो मेरा ई मिनिमम होता है ना, ई मिनिमम होता है हमारा कि ये तो 20 mm ही है यार, क्या है मार्कर, ये तो क्या है
ये तो 20 mm ही है, बट ये आ जाएगा LE/300। ओके, बिल्कुल। अब यहां पर कितना आ जाएगा? LE क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, अब बात करूं सर, एक और क्लॉज आता है किसके लिए? ओनली फॉर शॉर्ट कॉलम्स। फॉर शॉर्ट कॉलम्स के लिए एक आता है, जो मेरा मिनिमम इसेंट्रिसिटी है ना, जो मेरा ई मिनिमम है, वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 0.05 टाइम्स ऑफ उसकी डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन। ठीक है, यानी मान लो मेरा कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, मान लिया मैंने, वो उन दोनों में से जो भी जा रहा है 20 है, तो ये जो 20 वैल्यू है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.05 टाइम्स ऑफ लेटरल डायमेंशन। यानी ई एक्स है तो ये वाली डायमेंशन एक्स वाली हो जाएगी, ई वाई है तो ये वाली डायमेंशन वाई वाली हो जाएगी। ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली शॉर्ट कॉलम। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, और अपन डिजाइन का पूरा क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये चेक लगाना पड़ता है अपन को। क्लियर? आ जाओ, अब अपन और डिजाइन प्रोविजंस देखते हैं। ठीक है, बाकी के डिजाइन प्रोविजंस जो हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम की बात करेंगे, ओनली कॉलम। जैसे रीइंफोर्समेंट का कितना एरिया लेना है, जैसे मिनिमम रीइंफोर्समेंट, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट, ठीक है, डायमीटर कौन कौन से लेने हैं, ये सब चीजें। और ये क्वेश्चन मतलब आज के लेक्चर से तो आप मान के चलो एक क्वेश्चन 100% क्या 120% आज के लेक्चर से एक सवाल आपको हर एग्जाम में मिलेगा। हर एग्जाम में, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं, हर एग्जाम में आपको कॉलम से एक क्वेश्चन आएगा, और इस लेक्चर के बाहर से नहीं आएगा। इस लेक्चर मतलब अगर एक और लेक्चर होता है हमारा कॉलम का, डिजाइन वाला रहेगा, तो अगले लेक्चर में ले लेंगे। तो इन कॉलम्स वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन अपना फिक्स बनता ही बनता है, और सिर्फ कोडल प्रोविजन, यार सिर्फ कोडल प्रोविजन से आता है ना, ज़्यादा डिजाइन के सवाल भी नहीं आते हैं। डिजाइन के सवाल आते हैं, मेंस में आएंगे, आपके एसएससी मेंस में बिल्कुल कॉलम का एक क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिजाइन का। चलो अब मैं क्या बात कर रहा हूं? डिजाइन प्रोविजंस की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कॉलम के लिए। पहला, अगर मैं किसकी बात करूं, हमारा लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की बात करूं, ओके, तो बताओ कॉलम में बेटा लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन कौन सी होती है? उसकी जो लॉन्ग डायमेंशन होती है, जो उसकी वर्टिकल वाली, ये जैसे ये अपना कॉलम है, तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन कौन सी होगी? इसकी एक्सिस के अबाउट ये वाली। तो हम जो स्टील है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? ऐसे लंबाई में। ठीक है, अब बीम की तरह ऐसे नहीं, क्योंकि बीम क्या होती है हमारी? हॉरिजॉन्टल मेंबर होती है, तो हम अपन ऐसे प्रोवाइड करते हैं। कॉलम है तो कॉलम में अपन स्टील कैसे प्रोवाइड करेंगे? ऐसे। ठीक है, कौन सा? मेन रीइंफोर्समेंट, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है वो। ओके, ये बीम की बात हुई, ये कॉलम की बात हुई। चलो कहाँ गया? ये रहा। ठीक, तो अब बात होती है कि सर लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है ना, तो मिनिमम जो AS मिनिमम की बात कर रहा हूं, AS मिनिमम कितना? ये कम नहीं होना चाहिए 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया के। और ये जो AS है वो मैक्सिमम की बात करूं तो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए कितना? 6% के ऑफ ग्रॉस एरिया। और ग्रॉस एरिया कितना होगा? जो उसकी क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा पूरा, B इंटू डी। ठीक है, कैपिटल B इंटू कैपिटल D ले लो, आपकी इच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कैपिटल D क्या है? ओवरऑल डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ की अभी तक कहीं बात नहीं हुई है इधर। ओके, और अगर मैं डायमीटर की बात करूं, जो मेरा फाई लॉन्गिट्यूडनल है, जो मेरा फाई लॉन्गिट्यूडनल है वो कम से कम क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 12 mm होना चाहिए। यानी जो मैं ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कम से कम 12 mm का तो बार डालना ही डालना है कॉलम में। वैसे तो 12 तो बहुत छोटा हो गया, कॉलम में अपन 25 से कम डालते ही नहीं आजकल, 20 भी डालते हैं वैसे। ठीक, तो फाई लॉन्गिट्यूडनल ग्रेटर देन इक्वल टू 12 mm, ये कंडीशन। और अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है, अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 4। और अगर सर्कुलर है तो नंबर ऑफ बार्स कितने होगी? 6। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पांचों, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज में से ये एक चीज तो आपको हर एग्जाम में मिलेगी। क्या?
मिनिमम मैक्सिमम, ये 12 mm से ज़्यादा होना चाहिए कम से कम। नंबर ऑफ बार्स मिनिमम 4 होनी चाहिए। किसमें? अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है या स्क्वायर कॉलम है, और सर्कुलर है तो मिनिमम 6 होनी चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए क्लॉज था? हमारा लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, एक और बात है कि कवर की बात करूं तो कवर मिनिमम 40 mm होना चाहिए, क्लियर कवर, ये भी ध्यान रखना। क्लियर कवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉलम के लिए अपन जो क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है, कितना प्रोवाइड करेंगे? 40 mm। ठीक, चलो, या वैसे 40 mm और डायमीटर ऑफ द बार होता है वैसे तो एग्जैक्ट तो, बट डायमीटर ऑफ बार अपन 40 पहुंचने नहीं देते। 40 mm और डायमीटर ऑफ बार, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा। भाई 40 क्या, 40 से ऊपर का बार तो आप लोगे क्या? इसलिए 40 ही एग्जाम में पूछा जाता है। 40 mm और डायमीटर ऑफ द बार, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है, विच एवर इज ग्रेटर, ओके। ये बात हुई किसकी? ओनली फॉर ओनली लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की बात हुई। अगर मैं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की बात करूं, ट्रांसवर्स मतलब अब यहां शियर रीइंफोर्समेंट बोल दो या ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट। ठीक, अब बात आती है सर ये जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट होता है, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट सेकंड जो हमारा क्लॉज चल रहा है अभी तक हमारे, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। तो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट हम ऑब्वियसली बात है परपेंडिकुलरली अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपने देखा होगा ना, ये अपन ऐसे ये रिंग्स बनाते हैं, ये कॉलम्स को इसको होल्ड करने के लिए इधर ऐसे रिंग्स बनाई जाती है। ठीक है, ये जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है, ओके। ये रिंग्स मतलब होती तो भैया एक ही बार है, उसको ऐसे मोड़ देते हैं, यूं करके ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, बस अब उसका ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है? वही टू व्हाट, रजिस्ट शियर एंड टॉर्शन और प्री मैच्योर बकलिंग। प्री मैच्योर बकलिंग, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अपन ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं? कि टू रजिस्ट शियर एंड टॉर्शन, और क्या कह सकता हूं, प्री मैच्योर बकलिंग। ठीक है, ये जो कॉलम फेल होता है ना, ये कॉलम ऐसे बकल हो जाता है। ठीक है, जो कॉलम्स होते हैं कंप्रेशन मेंबर होते हैं, जो अब फिर बात करें कि अगर लॉन्ग कॉलम है तो उसका फेलियर बकलिंग से ही होगा, और जो शॉर्ट कॉलम होते हैं वो क्रश हो जाते हैं। ठीक है, ये अपन स्ट्रेंथ ऑफ एटल पढ़ चुके हैं, ये यहाँ काम नहीं आ रही ये चीज़ें। ठीक है, आ जाओ अब इसकी पढ़ते हैं अपन। ये प्रोवाइड कैसे करते हैं? या तो अपन लेटरल टाइज लगाते हैं या अपन हेलिकल रीइंफोर्समेंट देते हैं। अब हेलिकल रीइंफोर्समेंट लगभग सर्कुलर कॉलम्स में दिया जाता है। ये अगर सर्कुलर कॉलम है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, और यहाँ ऐसे प्रोवाइड किया जाता है हेलिकल रीइंफोर्समेंट, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमारा ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट को। या तो आप ऐसे लेटरल टाइज लगा सकते हो या हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट को देने के लिए। तो दो चीजें हैं, दोनों का अलग अलग क्लॉज है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ठीक, तो लेटरल रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5T की बात करूंगा। पहले डायमीटर, जहां भी 5 वर्ड आ गया वो डायमीटर, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो मेरी 5 लॉन्गिट्यूडनल मैक्सिमम वाली है, ठीक है, अपॉन 4 से या 6 mm से। क्या बोल रहा हूँ, मान लो मैंने जो लॉन्गिट्यूडनल बार है ना, एक 25 की लगाई, एक 20 की लगाई, तो यहाँ क्या लूंगा 25। ठीक है, 25 अपॉन 4 6.25, और ये 6। अब बोलोगे इन दोनों में ज्यादा कौन सी लूंगा? तो यहाँ क्या है, ग्रेटर का साइन, तो यहाँ पर विच एवर इज ग्रेटर, ठीक। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है सारे के सारे, एक एक क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। अच्छा, अगर मैं इनकी स्पेसिंग की बात करूं, ये हटा दो डायग्राम, ये डायग्राम चलो अभी पढ़े रहने दो, इधर लिख देते हैं स्पेसिंग। अगर मैं स्पेसिंग ऑफ टाइज की बात करूं, ये एक एक क्वेश्चन है, ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना, ये सारे क्लॉज हैं, IS 456 के क्लॉज हैं सारे स्पेसिंग के। तो स्पेसिंग ये होता है डी क्या है हमारा, लेटरल डायमेंशन, या 16.5 और 3000 लिख दिया क्या, 300 mm। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ द टाइज शुड बी इक्वल टू या तो डी या 16.5। अब देखो जहां स्पेसिंग आ गई तो स्पेसिंग तो हमें कम में कम चाहिए, हम क्या चाहेंगे
कि ज़्यादा कॉलम आ जाए, मतलब कम स्पेसिंग दूँ, विच एवर इज लेस। स्पेसिंग क्या लेंगे अपन, D 16 फाई और 300 mm। ये फाई क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वाला, क्लियर, D 16 फाई और 300 mm। चलो, और ये भी लॉन्गिट्यूडनल वाला भी कौन सा, मिनिमम, यहाँ लिख दो लॉन्गिट्यूडनल मिनिमम, क्योंकि देखो स्पेसिंग की जब भी बात होती है ना, अपन चाहेंगे कि कम मतलब पास ही मेरे पास ज़्यादा, क्योंकि तो अगर पास लगाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है ना, दूर लगाऊंगा तो फिर मेरे को मतलब क्या, ठीक, मतलब मैं तो वही एरिया कम कर रहा हूँ, दिखती बात है। तो चलो, अब ये किसकी बात हुई, ओनली फॉर ओनली लेटरल टाइज की बात हो रही है इस वाले के लिए, लेटरल टाइज के लिए। अभी हेलिकल के लिए आना बाकी है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट के लिए आना बाकी है अभी, ठीक है। स्पाइरल प्रोवाइड करते हैं अपन, ये स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल के लिए अलग कंडीशंस लगती है, स्पाइरल्स के लिए अलग कंडीशंस है, स्पाइरल्स। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा, ओके। तो जो इसके लिए होता है अपना, इसको मैं या तो चाहे हेलिकल रीइंफोर्समेंट बोल दो, एक ही बात है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही क्लॉज तो वही है जो अपना लेटरल वाला डायमीटर के लिए था ना, जो लेटरल टाइज के लिए था वही है, बस स्पेसिंग का अलग है। इसमें स्पेसिंग का जो होता है, इसमें स्पेसिंग शुड बी लेस देन 75 mm या कोर डाया अपॉन 6, और स्पेसिंग शुड बी ग्रेटर देन, ये आएगा मेरे पास 25 mm, है ना, हाँ 25 mm और 3/5T। ये 5T क्या है, अब ये जहां भी T लिख रहा हूं वो लेटरल टाइज है, मतलब जो इसका डायमीटर यूज कर रहा हूं, ठीक है, जो स्टील का डायमीटर है, इससे और इससे, अब इन दोनों में से ज्यादा होनी चाहिए, बताओ। अब यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ पर भी विच एवर इज ग्रेटर, यहाँ लेस है तो विच एवर इज लेस, ये तो दिखती बात है, मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। शुड बी लेस देन दिस एंड शुड बी ग्रेटर देन विच एवर इज मोर, ओके। ये वाला फंडा समझ में आता है ना, कि जब भी लेस देन वाला है तो विच एवर इज लेस, अगर यहाँ नॉट लेस देन आ जाए ना तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, विच एवर इज मोर। अगर यहाँ नॉट ग्रेटर देन आ जाएगा ना तो यहाँ विच एवर इज लेस हो जाएगा, और बस यही है, यहाँ ग्रेटर है तो विच एवर इज मोर, यहाँ लेस है तो विच एवर इज लेस। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और हाँ, आरसीसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पिछला लेक्चर आप जरूर देखो बेटा। अभी तक जितना भी सिलेबस अपन ने किया है ना, पिछले लेक्चर में अपन ने ढेरों सवाल किए हैं, मतलब मिनिमम 45 क्वेश्चंस कर रखे हैं अपन ने, सब अच्छे क्वेश्चन थे, जो आने लायक सवाल हैं, जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, वही सवाल देखे थे अपन ने, क्लियर। अच्छा, और चलो इसकी बात हो ही रही है हेलिकल की, तो मैं बोल दूं कि ये कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जहां अपन को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाना है वहां पर। तो एक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अलग से अपन हेलिकल रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि अगर मेरे को मान लो कहीं पर लेटरल लोड्स ज्यादा आते हैं, ठीक है, या अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है, वहां पर अपन हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है, डक्टिलिटी को एनहेंस कर देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टू एनहेंस द डक्टिलिटी ऑफ आवर कॉलम वी प्रोवाइड व्हाट, हेलिकल रीइंफोर्समेंट, क्लियर। आगे चलें, अब पढ़ते हैं अपन शॉर्ट कॉलम की डिजाइन। अब पढ़ेंगे अपन डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन लॉन्ग कॉलम देख लेंगे, और जो भी छोटी चीजें बचेगी एक डिजाइन का क्वेश्चंस भी देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो रहा है, बच्चे बोर हो जाते हैं, भैया ज़्यादा बड़ा लेक्चर क्यों बनाते हो सर, है ना। आ जाओ, डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम, डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही, ओनली फॉर ओनली शॉर्ट कॉलम की बात होगी, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे अपन, ओनली फॉर ओनली डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम। मतलब मेरा जो स्लेंडरनेस रेशियो है कितना होगा, 3 से लेके 12 तक, पर अगर हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा कि डिजाइन है शॉर्ट कॉलम, क्वेश्चन में लेंथ गिवन होगी और इफेक्टिव लेंथ गिवन होगी, और उस इफेक्टिव लेंथ के हिसाब से अपन देखेंगे कि स्लेंडरनेस रेशियो 12 से कम है तो वो हमारा क्या है, शॉर्ट कॉलम है, और डिजाइन करेंगे, ओके। अब देखो, ये मेरा कॉलम है, मैं अब क्या बना रहा हूं, एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं कॉलम का, ओके। ये एक क्रॉस सेक्शन का, सॉरी, एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक। तो देखो कॉर्नर्स में अपन प्रोवाइड करते हैं हमारे रीइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक, कॉलम से प्रोवाइड करते हैं। और ये अपन देखो लेटरल टाइज भी लगा देते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे बांध भी देते हैं, और यहाँ पर ऐसे की लगा लेते हैं, ठीक। तो ये तो एक जनरल वो हुआ। तो देखो जो टोटल लोड है, कौन सा, जो टोटल एक्सियल लोड आता है वो कौन मिलके करेंगे, स्टील और कंक्रीट, दिखती बात है।
तो PC प्लस PS, ये क्या एक होमोजीनियस मटेरियल है? नहीं बेटा, हिट्रोजीनियस मटेरियल है। PS प्लस PC, ठीक है, कंपोजिट मटेरियल है। कॉलम और कंक्रीट, कॉलम में कंक्रीट और स्टील दोनों हैं, तो दोनों डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा लोड, ठीक। अच्छा, अब सबको पता है कि अगर स्ट्रेस इन कॉलम इनटू एरिया ऑफ कॉलम कर दूंगा तो लोड मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे ही FS स्टील में जो स्ट्रेस आ रहा है और एरिया ऑफ स्टील कर दूंगा तो मेरे पास टोटल क्या मिल जाएगा? लोड मिल जाएगा इन दोनों का हिसाब से। अब बात आती है कि सर ये FS और FC कितना लेना है, बताओ, तुम खुद सोच के बताओ। अभी मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट हम कितना लेंगे डिज़ाइन ऑफ व्हाट कॉलम में, पहला फर्स्ट 5 मिनट या 10 मिनट में बताया होगा इसको, मैं कितना लेते थे? 0.45 FC के लेते थे, याद है ना, इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस, अब यहाँ पर कहाँ पर FS, तो इसको मैं कितना लूँगा? 0.87 FI लूँगा क्या? बिल्कुल, इनटू एरिया ऑफ स्टील। ये तो एक जनरल प्रोसीजर हुआ कि अपन ऐसे निकाल सकते हैं, बट कोड क्या बोलता है? फिर वही बात, कोड ये बोलता है कि आप इस फॉर्मूले को भूल जाओ, मैं जो दे रहा हूँ वो वाला फॉर्मूला शॉर्ट कॉलम के लिए ले लो, ठीक। तो हमें ये कॉलम, ये फॉर्मूला कहाँ से आया समझ आ रही हो? बस वही बात है, कॉलम, ये जो कोड बोलता है वो होता है अल्टीमेट जो मेरा का लोड है वो होगा 0.4 FC के इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट 0.4 FC के। देखा ये 0.45 था, यहाँ 0.4 आएगा और यहाँ आएगा 0.67 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील AS, ठीक। ये बोलता है कौन? IS कोड फॉलो करो इस चीज़ को, ये बोलता है IS, यार ये मान कर भी ना, ठीक है, 0.67 FY AS, ये बोलता है IS कोड रिकमेंड करता है 456, क्लियर। ये फॉर्मूला, तो हमें शॉर्ट कॉलम अगर डिज़ाइन करना होगा तो डिज़ाइन मतलब क्या, हमें को अगर डायमेंशन गिवन है यानी मतलब एरिया ऑफ क्या गिवन है, मेरे को ग्रॉस एरिया गिवन है। ग्रॉस एरिया मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील, पूरा इसका B इंटू डी गिवन है अपन को, ठीक। तो एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया मतलब यहाँ पर AC की जगह में AG माइनस AS लिख सकता हूँ इसमें। तो अननोन क्या है? सिर्फ एरिया ऑफ स्टील ही तो है। अपन डिज़ाइन का क्वेश्चन करेंगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला में अपन निकालते क्या है, एरिया ऑफ स्टील, हमें क्या चाहिए बस और बस स्टील का एरिया, और फिर आगे जब अपन रिइंफोर्समेंट, लेटरल टाइज और स्पेसिंग उसकी देखेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे बस। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। बट अब बात होती है कि सर अगर मैं हेलिकल रिइंफोर्समेंट ले लूँ तो कोड कहता है अगर आपने हेलिकल रिइंफोर्समेंट लिया ना तो ये बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डक्टिलिटी बढ़ गई ना कॉलम की, अभी तो बताया मैंने। तो ये जो P है कौन सा, ये PU, ये PU अगर मैं हेलिकल की बात करूँ, ओनली फॉर ओनली हेलिकल रिइंफोर्समेंट HRF, ठीक है, हेलिकल रिइंफोर्समेंट, तो ये हो जाएगा 5% बढ़ा दो, 1.05 ऑफ ये पूरा फॉर्मूला सेम PU। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मैं हेलिकल रिइंफोर्समेंट लेता हूँ तो ये जो मेरा है नेट इसकी लोडिंग कैपेसिटी है वो कितनी बढ़ जाएगी? 5% बढ़ जाएगी, 1.05 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? बहुत छोटी सी चीज़ थी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका डिज़ाइन के क्वेश्चन करेंगे, WSM के से भी देखेंगे कि WSM से कैसे आता है। बहुत सिंपल है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बट डिज़ाइन के क्वेश्चन बाकी है, ओके। क्योंकि आज देखो सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट था, जब तक अपन डिज़ाइन नहीं करते ना, जब तक अपन न्यूमेरिकल नहीं करते अपने को फील नहीं आती। क्योंकि अपन ने इतने सारे प्रोविजंस पढ़े, 1000 प्रोविजंस पढ़ लिए, कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका अपना एक्चुअल में अपन यूज़ करते हैं उन प्रोविजंस को, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक मैं बने रहो, पढ़ाई करो, ठीक है। अपने लेक्चर, अपने हमारे चैनल पर देखो जीके भी चल रही है, राजस्थान जेईई वाले बच्चे खास कर जीके को मत छोड़ो, आर्ट एंड कल्चर है, 1/3 पोर्शन पूरा अपना आता है राजस्थान जेईई में। 120 में से 80 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे और 40 नॉन टेक्निकल के होंगे, तो वो 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ही हमें रैंक दिलाएंगे, वो ही हमारा सिलेक्शन कराएंगे। टेक्निकल तो सबको लगभग आता ही आता है, मैं ये नहीं कह रहा आप टेक्निकल मत पढ़ो भैया, आपको पहले टेक्निकल है, ठीक है, 2/3 वेटेज उसका ही है, टेक्निकल का ही है, तो आपको पहले टेक्निकल ही करना है, बस साथ साथ में आप नॉन टेक भी करो और क्वेश्चंस भी करो। हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पर डेली टू डेली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम खुद उनका रिप्लाई भी करते हैं, खुद की जो हमारी फैकल्टीज़ है वो डाउट्स क्लियर करती है, ठीक।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.